जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं पर्यावरण। सागर तटीय स्थित शहरों में पेयजल की प्राप्ति के लिए भूमिगत जल के विदोहन के कारण सतह के नीचे निर्मित कोठरों में सागर का खारा जल प्रविष्ट हो जाता है, जिस कारण भूमिगत जल दूषित हो जाता है। सागर तटीय स्थित शहरों में जो सागर के किनारे किनारे जो शहर हैं, तो पेयजल की प्राप्ति के लिए भूमिगत जल के विदोहन के कारण सतह के नीचे कोठरों में सागर का खारा जल प्रविष्ट हो जाता है, यानी कि रिसाव हो जाता है, जिस कारण भूमिगत जल दूषित हो जाता है। जैसे बुकलिन शहर, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में शहर पड़ता है। भूमिगत जल के निष्कासन से ही पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव। ये बुकलिन शहर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सन जोवाकिन घाटी में कई स्थानों पर खासकर कैलिफोर्निया में 1 से 3 मीटर तक स्थल में धंसा हुआ है। किस कारण? पर्यावरण में दुष्प्रभाव है। फिर अप्रत्यक्ष संचाई प्रभाव, कॉम्युलेटिव इनडायरेक्ट इफेक्ट्स, पारिस्थितिकी तंत्र के एक या अधिक संगठकों या संपूर्ण प्राकृतिक तंत्र के एक या अधिक संगठकों को संपूर्ण प्राकृतिक तंत्र को परिवर्तित कर देते हैं। एक या अधिक संगठकों या संपूर्ण प्राकृतिक तंत्र के एक या संगठकों में संपूर्ण कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, जो मानव वर्ग के लिए घातक एवं जानलेवा हो जाता है। मनुष्य के द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से अधिकांश पर्यावरण अवनयन तथा प्रदूषण से संबंधित होते हैं। पर्यावरण अवनयन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मनुष्य के द्वारा जो प्राकृतिक पर्यावरण पर पड़ने वाले जो दुष्प्रभाव हैं, वह पर्यावरण अवनयन तथा प्रदूषण से संबंधित होते हैं। जैसे मान लीजिए, जहरीले तत्वों के पारिस्थितिक तंत्र में विमोचन होता है। विमोचन द्वारा आहार श्रृंखला तथा आहार जाल में परिवर्तन होता है। जहरीले तत्व के पारिस्थितिक तंत्र में विमोचन, रिलीज द्वारा आहार श्रृंखला तथा आहार जाल में परिवर्तित हो जाता है। इस संदर्भ में DDT सबसे जहरीला तत्व होता है। DDT कौन हो जाता है सबसे अधिक जहरीला तत्व? DDT सबसे अधिक जहरीला तत्व पर्यावरण पर पड़ने वाला DDT। प्रतिवर्ष मनुष्य द्वारा 2000 रसायनों का पर्यावरण में विमोचन किया जाता है। प्रतिवर्ष 2000। एक मिनट। तो प्रतिवर्ष मनुष्य द्वारा 2000 रसायनों का पर्यावरण में विमोचन, यानी कि सफाई देना या प्रमाण देना किया जाता है। इसके मत के अनुसार जहरीले तत्व महिलाओं की गर्भनली से होते हुए उनके गर्भाशय में पनपते हुए भ्रूण तक पहुंच जाते हैं। ये जो 2000 रसायनों का पर्यावरण में विमोचन किया जाता है, तो जहरीले तत्व महिलाओं के गर्भनली से होते हुए जाते हैं गर्भाशय तक, पनपते हुए तक भ्रूण में पहुंच जाते हैं, जिस कारण महिलाओं में गर्भपात तथा समय से पहले प्रसव हो जाता है। समय नगरीकरण में वृद्धि और औद्योगिक विस्तार के कारण प्रदूषण करने वाले तत्वों का अधिकाधिक मात्रा में पारिस्थितिक तंत्र में विमोचन हो रहा है तथा इनकी मात्रा दिनों दिन तीव्र गति से बढ़ रही है। इस तरह के प्रदूषणकर्ता तत्वों में प्रमुख जो प्रदूषण करते हैं, जो तत्व हैं, वो है क्लोरीन, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फेट आदि के आयन। इस तरह के प्रदूषणकर्ता तत्व नगरों तथा कारखानों से निकलने वाले
कचरे तथा गंदे जल के नालों के माध्यम से जलाशय, झीलों तथा नदियों तक पहुंच जाते हैं तथा उनके जल को दूषित करते हैं। ये सभी तत्व हैं जो क्लोरीन, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, सोडियम, ये सभी नदियों और नालों के द्वारा जल में पहुंच जाते हैं और जल को दूषित कर देते हैं, ये सभी तत्व। फिर विकसित देशों तथा कतिपय विकासशील देशों की प्रमुख नदियां नगरों तथा कारखानों से आने वाले कचरों तथा गंदे जल के कारण प्रदूषित हो गई है। घने बसे देशों तथा औद्योगिक रूप से विकसित देशों से होकर बहने वाली नदियां अपने स्वाभाविक प्राकृतिक स्वरूप को खो चुकी है तथा परिवहन जल तथा शक्ति के तंत्रों एवं मालवाहक नालों के रूप में परिवर्तित कर दी गई है। नगरीकरण, औद्योगिकरण, विस्तार तथा भूमि उपयोग में परिवर्तन के कारण मौसम तथा जलवायु में भी परिवर्तन होता है। यद्यपि ये परिवर्तन दीर्घकाल के बाद परिलक्षित होते हैं। ये जो परिवर्तन है दीर्घकाल के बाद परिलक्षित होते हैं। मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं पृथ्वी तथा वायुमंडल के ऊष्मा संतुलन को प्रभावित करने में समर्थ है। इस तरह ऊष्मा संतुलन में परिवर्तन यदि बड़े पैमाने पर होता है तो इस कारण प्रादेशिक तथा विश्व स्तरों पर मौसम तथा जलवायु में रूपांतरित हो सकता है। वास्तव में मनुष्य मौसमी दशाओं को निम्न रूपों में प्रभावित करता है। आइए समझते हैं। वायुमंडल के निचले स्तर में उसके प्राकृतिक गैसीय संगठन में परिवर्तन द्वारा। नंबर 2, परिवर्तन मंडल एवं समताप मंडल में प्रत्यक्ष यानी कि मेघ बीजन द्वारा क्लाउड सीडिंग तथा अप्रत्यक्ष निर्वनीकरण, खनन तथा नगरीकरण आदि द्वारा साधनों से जल वाष्प की मात्रा में परिवर्तन द्वारा। तीसरा है धरातलीय सतह में परिवर्तन तथा रूपांतर द्वारा यानी कि निर्वनीकरण, खनन, नगरीकरण आदि द्वारा चौथा है निचले वायुमंडल में वायुधुंध, एरोसोल के प्रवेश द्वारा। पांचवा नगरी, औद्योगिक आदि स्रोतों से वायुमंडल में अतिरिक्त ऊर्जा के विमोचन द्वारा आदि। औद्योगिक क्रांति के पहले वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड की मौलिक मात्रा 0.029% या 290 ppm पार्ट पर मिलियन थी, परंतु वर्तमान समय में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण का स्तर 0.0399% यानी कि 379 ppm पार्ट पर मिलियन हो गया है, जो औद्योगिक क्रांति के पूर्व CO2 के स्तर में 25% की वृद्धि का द्योतक है। ज्ञातव्य है कि वायुमंडल CO2 में वृद्धि होने से वायुमंडल के ऊष्मा संतुलन में परिवर्तन हो सकता है। किसमें? ऊष्मा संतुलन में। अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो ऊष्मा संतुलन में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि CO2 पार्थिव विकिरण का अवशोषण करके वायुमंडल तथा पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती है। जो CO2 है पार्थिव विकिरण का अवशोषण करके वायुमंडल में पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती है। मानव कार्यों द्वारा ओजोन गैस में निम्न रूपों में रिक्तता डिप्लेशन हो रही है। ओजोन गैस में रिक्तता हो रही है। किस लिए हो रही है? CO2 अधिक मात्रा में फैल रहा है। तो स्प्रे कैन, डिस्पेंसर में प्रयुक्त प्रणोदकों, रेफ्रिजरेटरों एवं एयर कंडीशनरों में प्रयुक्त तरल पदार्थों जैसे सुपरसोनिक जेट विमानों से निस्सृत नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण O का ऑक्सीजन O में विघटन हो जाता है और इस प्रकार ओजोन का रिक्तीकरण डिप्लेशन होता रहता है। ज्ञातव्य है कि ओजोन गैस पृथ्वी पर वनस्पति तथा जंतुओं के लिए कवच है। ओजोन गैस है जो पृथ्वी पर वनस्पतियों तथा जंतुओं के लिए कवच है, यानी कि रक्षा करती है। ओजोन गैस पृथ्वी, वनस्पति
और जंतुओं को रक्षा करती है ओजोन गैस, क्योंकि यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है तथा पृथ्वी की सतह को अत्यधिक गर्म होने से बचाती है। इस तरह ओजोन की रिक्तता का परिणाम यह होगा कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों रक्षा, चर्म कैंसरों में वृद्धि, मानव शरीर में प्रतिरक्षण क्षमता में ह्रास, प्रकाश संश्लेषण, जल ग्रहण की क्षमता में, फसल उत्पादन में ह्रास। यानी कि अगर ओजोन गैस की रिक्तता होगी तो ये सभी बीमारियां बढ़ेंगी। जैसे मान लीजिए मानव शरीर में प्रतिरक्षण क्षमता में ह्रास हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया। तो सागरीय पर्यावरण पर भी जो ओजोन गैस की रिक्तता के कारण तापमान में वृद्धि का दूरगामी दुष्प्रभाव होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में कमी के कारण फाइटोप्लैंक्टन की उत्पादकता में ह्रास होगा। इस रिक्तता के कारण जूप्लैंक्टन में भुखमरी हो जाएगा। अगर फाइटोप्लैंक्टन की उत्पादकता में ह्रास होगा तो इस कारण जूप्लैंक्टन में भुखमरी हो जाएगी। जूप्लैंक्टन अपने आहार के लिए फाइटोप्लैंक्टन पर निर्भर है। जूप्लैंक्टन आहार के लिए फाइटोप्लैंक्टन पर निर्भर है। इसके द्वारा फाइटोप्लैंक्टन के कारण लार्वा की मात्रता मोटिलिटी भी प्रभावित होती है। लार्वा की मात्रता मोटिलिटी भी प्रभावित होती है। सागरीय पारिस्थितिक तंत्र की जातियों के संगठन में भी परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि कुछ जातियां पराबैंगनी विकिरण को सहन नहीं कर सकती। पराबैंगनी विकिरण फोटोकेमिकल प्रक्रियाओं को भी तेज कर देती हैं। पराबैंगनी जो किरणें हैं फोटोकेमिकल प्रक्रियाओं को भी तेज कर देती है, जिस कारण जहरीला कोहरा भी बन जाता है। पराबैंगनी विकिरण है जो फोटोकेमिकल प्रक्रियाओं को भी तेज कर देता है। जी देखिए, धारणी व स्थायी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट। धारणी व स्थायी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आइए देखते हैं क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। सतत निर्वाहनी निरंतर अथवा स्थायी विकास शब्द का प्रयोग पहली बार IUCN ने किया था। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN का मतलब होता है, ने अपनी रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति में किया था। सतत धारणी या सतत विकास का सबसे पहली बार IUCN ने प्रयोग किया था। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने अपनी रिपोर्ट में विश्व संरक्षण में रिपोर्ट किया था। 1987 WCED वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने अवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में इस शब्द की परिभाषा और कार्य पद्धति की व्याख्या की, जिसे UNO ने स्वीकार कर लिया। इस रिपोर्ट के अनुसार धारणी अथवा स्थायी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट धारणी विकास का मतलब यह होता है कि भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं में से भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना पहली वाली भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति जो थी उसकी क्षमताओं से समझौते किए बिना ही वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा किया जाता है। इसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट या धारणी विकास कहते हैं, स्थायी विकास। अतः पर्यावरण के सुरक्षा के बिना विकास को निर्वहनीय नहीं बनाया जा सकता। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के माध्यम एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही निर्वहनीय या टिकाऊ विकास है।
आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के माध्यम एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही निर्वहनीय या टिकाऊ विकास है। इसके पश्चात पूंजी, कुशल श्रमिक एवं तकनीक, पर्यावरण आदि के प्रयोग के बावजूद आदि अधिकतम विकास का प्रयास किया जाए तो पर्यावरण को स्थायी रूप से क्षति पहुंचने लगती है। इस प्रकार विकास का यह स्तर लंबे समय तक नहीं चल सकता। सतत विकास की इस अवधारणा में पर्यावरण के अनुरूप विकास के साथ ही प्राकृतिक संसाधनों को भावी पीढ़ियों के लिए बचाए रखने पर भी ध्यान रखा जाता है। ये यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया था क्वेश्चन। वर्तमान में धारणीय विकास एक भूमंडलीय दृष्टिकोण बन गया है। जो धारणीय विकास है वर्तमान में तो एक भूमंडलीय दृष्टिकोण बन गया है। 1992 ईस्वी के पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 रियो घोषणा में इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था। 2002 के जोहान्सबर्ग सम्मेलन का मूल मुद्दा यह था, सतत विकास था। और चैप्टर की समाप्ति कल हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज के लिए बस इतना है।